Welcome to my class. In this video lecture, we will talk about Information Technology Act 2000. पूरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को हमने 21 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर 10 डिफरेंट पार्ट्स के टाइटल दिए गए हैं एंड दिस इज द फोर्थ पार्ट दैट इज नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आईटी एक्ट। बाकी के 11 पार्ट्स नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मेंशन किए गए हैं। सो वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000. Non-applicability of the IT Act, Section 1, Subsection 4. The IT Act is not applicable to certain documents, as there are certain legal issues concerning conversion of those documents into their electronic form. IT Act कुछ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि उस केस के अंदर कुछ कानूनी रूप में प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को पेपर बेस से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें तो हमारे सामने कुछ मुश्किलें आएंगी। इसलिए आईटी एक्ट के दायरे से इन डॉक्यूमेंट्स को बाहर कर दिया गया है। दीज डॉक्यूमेंट्स आर एज फॉलो। ये डॉक्यूमेंट्स आपके सामने हैं। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटिंग ए विल अंडर इंडियन सक्सेशन एक्ट। द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। द थर्ड वन इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सक्लूडिंग चेक्स. The fourth point is contract for the sale of immovable property. The fifth one is creation of trust under Indian Trust Act. And the last one is any such class of documents or transactions as may be notified by the central government. अब इन्हीं 6 पॉइंट्स को मैं आपके सामने थोड़ा सा इलैबोरेट करूंगा। The first one is executing a will under Indian Succession Act. According to Section 2H of the Indian Succession Act 1925, will means the legal declaration of the intention of a testator with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death. स्टूडेंट यहाँ पर विल का मतलब है वसीयत। इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर वसीयत का मतलब ये बताया गया है, एक व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति का क्या किया जाए, वो उसकी संपत्ति किसको ट्रांसफर की जाए। जब एक व्यक्ति लिखित रूप में अपनी इच्छा जाहिर करता है तो हम इसको नाम देते हैं दिस इज विल। हमने इस बात को क्लियर कर दिया कि कोई भी विल पेपर बेस्ड फॉर्म के अंदर ही होगी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर विल को कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमने विल को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया या हमारी कोर्ट्स उनको मान्यता नहीं देती। सेकंड पॉइंट, एग्जीक्यूशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1A of Power of Attorney Act 1882, power of attorney refers to a legal document which gives a person the right to act in the name of another person. एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अधिकार दे रहा है कुछ काम करने के लिए। ये अधिकार हम पावर ऑफ अटॉर्नी एक्ट 1882 के अंदर हम दे सकते हैं। एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने का अधिकार देता है तो जो अधिकार दिया गया है ये एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा जाएगा एंड दैट डॉक्यूमेंट इज पावर ऑफ अटॉर्नी। हमने इस पावर ऑफ अटॉर्नी को भी आईटी एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया कि जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगी ये पेपर बेस्ड ही होगी, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर नहीं होगी। द थर्ड वन इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सक्लूडिंग चेक। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एक्सेट्रा। अभी हम इसकी बात करेंगे। द फोर्थ पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की जाएगी तो ये पेपर बेस्ड ही होगी। ये ट्रांजैक्शन
इलेक्ट्रॉनिकली नहीं की जाएगी। इसको हमने आईटी एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया। Entering a contract for the sale of immovable property or any interest in such property, in that case हम पेपर बेस्ड ट्रांजैक्शन को ही कानून के अंदर मान्यता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को कानून के अंदर कोई रिकॉग्निशन नहीं दी गई है। The next point is creation of trust under Indian Trust Act. According to Section 3 of the Indian Trust Act 1882, a trust is an obligation annexed means attached to the ownership of property and arising out of a confidence reposed in and accepted by the owner or declared and accepted by him for the benefit of another or of another and the owner. इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने लूंगा और इस एग्जांपल को समझिएगा। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मैंने ये प्रॉपर्टी मिस्टर एक्स के नाम के ऊपर ट्रांसफर कर दी। मैंने मिस्टर एक्स को ये कहा तुम इस प्रॉपर्टी की देखभाल करोगे, तुम इस प्रॉपर्टी का रेंट रिकवर करोगे, तुम इस प्रॉपर्टी का जो रेंट रिकवर करोगे वो ब्लाइंड स्टूडेंट की एजुकेशन के लिए वो अमाउंट यूज करोगे। तो यहां पर मैं एक व्यक्ति के ऊपर ट्रस्ट क्रिएट कर रहा हूं, एक व्यक्ति के ऊपर अपना भरोसा क्रिएट कर रहा हूं। वो व्यक्ति इस असेट को मेरी वर्डिंग्स के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करेगा। देन दिस इज टर्म्ड एज क्रिएशन ऑफ ए ट्रस्ट। ये ट्रस्ट का डॉक्यूमेंट आप राइट साइड की तरफ देख रहे हैं, ये पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट पेपर बेस्ड ही रहेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर ये डॉक्यूमेंट कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। हमने इसको भी आईटी एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया। And the last one is any such class of documents or transactions as may be notified by the central government. By notification in the official gazette, the central government may amend the above list of documents by way of addition or deletion of entries therefrom. Central government चाहे तो इनमें से किसी भी डॉक्यूमेंट को आईटी के दायरे के अंदर लेके आ सकती है या किसी भी डॉक्यूमेंट को आईटी के दायरे से बाहर निकाल सकती है। इट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चाहे किसी भी डॉक्यूमेंट को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के स्कोप के अंदर डाल दे या उसके बाहर कर दे। तो स्टूडेंट आपके सामने ये 6 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अंदर मैं थोड़ी सी बात आपके सामने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की करूंगा। Thus, in the case of above documents, there shall be no permission to replace the required paper form of document by any electronic form. इन 6 चीजों के अंदर हमें कोई परमिशन नहीं है कि हम पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें। ये डॉक्यूमेंट्स आज तक पेपर बेस्ड रहे हैं और ये आगे भी पेपर बेस्ड ही रहेंगे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट इनको चेंज नहीं करती। However, to facilitate electronic payments को और मजबूत करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक वॉज रिकॉग्नाइज। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को और मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चेक की कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया गया बाय एन अमेंडमेंट टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट को बढ़ाने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक चेक की कॉन्सेप्ट को रिकॉग्नाइज किया और इसके लिए हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर सन 2002 के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए। Now section 6 of this act includes an electronic check also in the definition of a check, ताकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को और ज्यादा मजबूत बनाया जा सके। एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अदर देन ए चेक। कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आईटी के अंदर नहीं आता। सिर्फ हमने एक इलेक्ट्रॉनिक चेक को इसके अंदर रिकॉग्निशन दी है कि इलेक्ट्रॉनिक चेक्स आईटी एक्ट के अंदर कवर किए जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए प्रॉमिसरी नोट, ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ए चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर और टू बेयरर। ये सारी चीजें सेक्शन 13 के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आती थी और ये पेपर बेस्ड ही रहेंगी। सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉनिक चेक को इस पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर और जोड़ दिया और हमने ये कहा इलेक्ट्रॉनिक चेक जो है वो आईटी एक्ट के अंदर शामिल किए जा रहे हैं। मैं आपके सामने
ये प्रॉमिसरी नोट का एक स्पेसिमेन ले रहा हूं, एक पासिंग रेफरेंस दूंगा कि ये चीजें क्या हैं। प्रॉमिसरी नोट के ऊपर आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। दिस इज सेकेंड एग्जांपल ऑफ प्रॉमिसरी नोट, इसके ऊपर भी आईटी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर भी आईटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। This IT Act is not applicable on bill of exchange. 4 तरह की चेक हैं, बेयरर, ऑर्डर, क्रॉस एंड इलेक्ट्रॉनिक चेक। बेयरर चेक वो होता है कि जिसकी पेमेंट आप बैंक की विंडो से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बैंक के अंदर एंटर करे बेयरर चेक लेके और वो इसकी पेमेंट को ले सकता है। ऑर्डर चेक, जिस व्यक्ति का नाम चेक के ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ उसी को ही चेक की पेमेंट लेने का अधिकार है। जब ये मैं बेयरर वर्ड काट दूं तो ये चेक ऑर्डर चेक बन जाता है। इस चेक का भुगतान भी बैंक के अंदर कैश काउंटर से हो सकता है। क्रॉस चेक के केस के अंदर ये चेक एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक को प्रेजेंट किया जाएगा और इसका भुगतान बैंक के कैश काउंटर के ऊपर नहीं किया जाएगा। जब दो समांतर तिरछी रेखाएं आप चेक के ऊपर डाल दें तो ये चेक क्रॉस बन जाता है। इस चेक की पेमेंट एक व्यक्ति को बैंक के कैश काउंटर के ऊपर नहीं की जाएगी। इस चेक की पेमेंट को तभी किया जाएगा जब ये चेक एक दूसरा बैंकर प्रेजेंट करे। जब एक बैंक दूसरे बैंक को ये चेक प्रेजेंट करेगा तो दूसरा बैंक पहले वाले बैंक को पेमेंट कर देगा, लेकिन इसकी पेमेंट कभी भी कैश काउंटर पे नहीं की जाती। बट इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट पेमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, the provisions of the IT Act 2000 have been made applicable to a check, ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को बढ़ावा मिले, इसलिए हमने ये चेक को आईटी के अंदर इंक्लूड कर दी। Therefore, the Information Technology Amendment Act 2002, by inserting a new section 81A, introduced the concept of electronic check and truncated check. इलेक्ट्रॉनिक चेक तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर एक चेक आ गया, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चेक। Accordingly, the definition of a check under the Negotiable Instrument Act was changed by the Amendment Act 2002, and now it includes a check in the electronic form and the electronic image of a truncated check. अभी मैं ये आपको truncated check का मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले तो स्टूडेंट ये देखेगा कि इलेक्ट्रॉनिक चेक एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के ऊपर भेजा गया, हमारे कंप्यूटर से बैंक के कंप्यूटर तक भेजा गया, देन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चेक। अब क्वेश्चन ये आता है कि ट्रंकेशन क्या है। चेक ट्रंकेशन इज ए चेक क्लियरेंस सिस्टम दैट इन्वॉल्व्स द डिजिटलाइजेशन ऑफ फिजिकल चेक इनटू सब्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द पेइंग बैंक एंड मेकिंग पेमेंट। मैं आपको इसका मीनिंग सिंप्लीफाई कर रहा हूं। स्टूडेंट इस केस के अंदर समझिएगा, मेरा अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर है और मुझे एक चेक एक व्यक्ति ने दिया जो कि पंजाब नेशनल बैंक का है। मैं अपने बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जाता हूं और चेक डिपॉजिट कर देता हूं। मेरा बैंक मेरे इस चेक की एक फोटोग्राफ को खींचेगा और उस फोटोग्राफ को पंजाब नेशनल बैंक के पास भेज देगा। पंजाब नेशनल बैंक उसको वेरीफाई करने के बाद वहां से पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली मेरे एसबीआई अकाउंट के अंदर भेज देगा। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया चेक ट्रंकेशन। नाउ दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी मेड अमेंडमेंट इन द आईटी एक्ट, और हमने चेक के अंदर ये चेक ट्रंकेशन के डेफिनेशन को भी चेंज कर दिया। रीजंस फॉर एक्सक्लूडिंग द अबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट्स, ये जो हमने 6 तरह के डॉक्यूमेंट्स बताए, इनका कारण क्या है? The reason for excluding the above mentioned documents from the preview of the IT Act is that such documents are required to be authenticated only by handwritten signature. इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ये एक कानूनी रूप में एक जरूरत है कि इनके ऊपर हैंड रिटन सिग्नेचर ही होनी चाहिए, जिससे कि हम ये जान सकें ये डॉक्यूमेंट किस व्यक्ति ने इशू किया है। सेकेंड, these documents require special attestation and are registration formalities also. इनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनका
अटेस्ट होना या जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लैंड बिल्डिंग परचेज की जाती है तो उसकी रजिस्ट्रेशन होना बहुत अनिवार्य है। जिन डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन या रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, हमने उसको आईटी एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया। The third point is, in these cases, there may become more chances of committing fraud by those who have more knowledge about computers, computer system and computer network. कुछ व्यक्तियों को कंप्यूटर या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क की बहुत नॉलेज है और ये व्यक्ति इस नॉलेज को अपने एडवांटेज के अंदर यूज करके इनोसेंट पर्सन्स के साथ फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। तो जहां पर हमें यह लगा कि यहां पर फ्रॉड ज्यादा होने के चांसेस हैं, हमने उन डॉक्यूमेंट्स को इस आईटी के एक्ट के दायरे से बाहर कर दिया। स्टूडेंट, अब मैं इन 6 पॉइंट की आपके सामने समरी लूंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आईटी एक्ट के दायरे के बाहर हैं। दे डू नॉट कम विद इन द स्कोप ऑफ आईटी एक्ट। आईटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स। द फर्स्ट वन इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट हम इसके अंदर चेक्स को बाहर कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। द थर्ड वन, ट्रस्ट। अगर ट्रस्ट क्रिएट करना है तो ये पेपर बेस्ड ही होगा। द फोर्थ वन, विल। कोई वसीयत करनी है तो ये पेपर बेस्ड ही होगी। फिफ्थ पॉइंट, पावर ऑफ अटॉर्नी। किसी व्यक्ति को कोई काम करने की पावर देनी है तो ये भी पेपर बेस्ड ही होगी। और सिक्स पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास अपने हाथ मजबूत करने के लिए ये पॉइंट अपने पास रख लिया। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आईटी के दायरे के अंदर लेके आ सकती है या किसी भी डॉक्यूमेंट को आईटी के दायरे से बाहर निकाल सकती है। आई होप दैट ये चीज अब आपको बहुत क्लैरिटी के साथ समझ आ गई होगी और अगर ये चीज पेपर के अंदर आती है तो अब आप इसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।